तो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर जो हो, एरर टर्म आया वो इसलिए आया क्योंकि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारी पॉपुलेशन होती है कुछ और, हम स्टडी करते हैं सिर्फ उसके एक पार्ट की। तो पॉपुलेशन इतना बड़ा और हमने यहाँ से एक पार्ट ले लिया, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी जैसे कि मान लो हम इनकम की स्टडी कर रहे हैं, इनकम की स्टडी करते समय जो सिलेक्टेड ग्रुप आया इसमें हायर इनकम ग्रुप का कोई मेंबर आया ही नहीं। अब जो सैंपल पर बेस्ड होकर हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो वो ऐसी होगी कि वो पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो एरर आती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। क्लियर हो गया सबको? तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है? बिकॉज वी स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, दैट्स वाई देर इज समथिंग विच इज नॉट इन सैंपल बट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। तो जब ऐसा कुछ मिस हो जाता है तो डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है वो पॉपुलेशन के लिए एडिक्वेट नहीं होता है, और जो एरर आती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। तो क्या सैम्पलिंग एरर को दूर करने का कोई तरीका है? हम क्या करेंगे, सैंपल के साइज को बढ़ाएंगे, और बढ़ाकर हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, जितना हमारा पॉपुलेशन का साइज है सिर्फ वहाँ तक। तो अगर हम सैंपल के साइज को बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे हमारे पास जो सैम्पलिंग एरर होगी वो कम होती जाएगी। तो सैम्पलिंग एरर को अगर हम इस सैंपल साइज पर फिक्स करते हुए ड्रॉ करने की कोशिश करें तो सैंपल का साइज जितना छोटा होगा सैम्पलिंग एरर उतनी हाई होगी। सैंपल और बढ़ाया, एरर कम हुई, और बढ़ाया, एरर कम हुई। इसी तरीके से इस तरीके से हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो ये शो करे कि सैम्पलिंग एरर जैसे जैसे सैंपल बढ़ता जा रहा है ये डिक्रीज होती जा रही है। तो एग्जाम में जब भी आप सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर को लिखना, ग्राफ जरूर बनाना है ना। इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे, विशाल बंद करो, इसको क्या लिखोगे आप? सैम्पलिंग एरर। और आप इस फिगर से दिखाओगे कि जैसे जैसे आपने सैंपल साइज बढ़ाया सैम्पलिंग एरर घट रही है। तो जब हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तब एक एरर और आने वाली है। अब वो एरर कैसे आ रही है? जब भी हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा होता है या प्रेशर ज़्यादा होता है तो गलतियाँ होती हैं। पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो ये बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, और लार्ज पॉपुलेशन की स्टडी करने में जो एक्यूरेसी है और जो मन लगना है वो नहीं होता है। इस वजह से भी कुछ एरर आती है, जैसे कि मान लो हमको 10,000 डेटा फीड करना है, फीड करते करते हम थक गए, फिर हमने डेटा फीड करना शुरू किया, जो भी फीड हो रहा था बस फीड करते जा रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि सही है या नहीं सही है। तो इस तरीके की जब एरर आती है तो इसको हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। जो नॉन सैम्पलिंग एरर होती है इसकी खास बात होती है सब में प्रेजेंट होती है। जब हम सैंपल की स्टडी कर रहे हो ये तो तब भी हो सकता है। तो नॉन सैम्पलिंग एरर प्रेजेंट बोथ इन सैम्पलिंग और इन कंप्लीट एनुमरेशन। चाहे हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करें उसमें भी ये प्रेजेंट रहेगी। और जो सैम्पलिंग एरर है वो सिर्फ तब रहती है जब हम सैंपल की स्टडी करते हैं। जैसे ही हमने सैंपल को लार्ज करके पॉपुलेशन के बराबर कर दिया सैम्पलिंग एरर खत्म। तो अब नॉन सैम्पलिंग एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नॉन सैम्पलिंग एरर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, इसका नाम लिख देना, नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक। अब ये देखो, एन का साइज जितना छोटा था नॉन सैम्पलिंग एरर उतनी कम थी, तो एन जैसे जैसे बढ़ने लगा नॉन सैम्पलिंग एरर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर दोनों तरह की एरर सबसे कम होती हैं। तो हम हमेशा ऐसा ट्राई करते हैं कि इस साइज का सैंपल लें जिससे हमारा सैंपल इतना पर्याप्त हो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट भी करे, और इतना बड़ा भी ना हो कि काम करने में मन न लगे। तो क्या आप इसके बारे में क्लियर समझ गए, नॉन सैम्पलिंग एरर एंड सैम्पलिंग एरर? बताइए। ठीक है। अब रही बात इसके नोट्स की, तो इसका नोट्स मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। बट देखना पड़ेगा मुझे वो है कहाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में है या इसमें है, किसी एक फोल्डर में वो पड़ा है, ठीक है। मैं इन तीनों को ओपन कर लेता हूँ, तीनों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। बाकी फिर हम अब पेपर के डिस्कशन पे आते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हो वो, और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, उनको आप देखते हुए चलिए, ठीक। एक पेज मैंने कहीं सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर पे लिख के रखा था पहले से, बस वही हम आपको दिखाएंगे। बाकी आप
चलो ठीक है, वो अभी हम बेटा ग्रुप पे डाल देंगे, आप लोग उसको वहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं पेपर पर। तो पेपर के डिस्कशन में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे, बस उनको आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो पेपर आप सबको दिखने लगा होगा। जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं ये छोटे होते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर या तो यूनिट का पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा या फिर कंपलसरी के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस मिलकर आएंगे। पूरा सिलेबस डिवाइड है, वो 4 यूनिट में डिवाइड है ना। तो उन 4 यूनिट में पहले जब पेपर आपका होता था तो आपको चारों यूनिट ही तैयार करनी पड़ती थी, लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो गया है कि आउट ऑफ 10 आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी 3 सैम्पलिंग या 2 सैम्पलिंग आप अगर अच्छे से तैयार कर लो तो आप आसानी से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसके 2 पार्ट होते हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हो सकता हो इस समय ये क्वेश्चन बच्चों वाला लगे, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है या उसमें से क्वेश्चन मर्ज कर दिए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो हो सकता हो मोस्ट प्रॉब्ली आने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। एक मान लो 6 साइज की पॉपुलेशन दे दी गई, ये पॉपुलेशन आपके पास इस तरीके से है ना। और आपसे कहेंगे प्रूफ करो सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन व्हाइल द सैंपल साइज इज 2 या फिर 3, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या आपको आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अगर ये आया तो आसान इतना है कि पूरे नंबर आपको देकर जाएगा, लेकिन नहीं पता है तो कठिन इतना कि आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो कितने लोगों को आइडिया है इसको करने का? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विद रिप्लेसमेंट में हम जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो 3 साइज के हमें कितने सैंपल मिलेंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट में जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो 3 साइज के कितने सैंपल मिलेंगे? तो पॉपुलेशन का साइज क्या है? 6, और हमको 3 साइज का सैंपल लेना है विद रिप्लेसमेंट में। विद रिप्लेसमेंट की खास बात क्या है कि हम जिस भी यूनिट को सेलेक्ट करते हैं उसको वापस से पॉपुलेशन में पुट बैक कर देते हैं और फिर से एक नई यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि कोई भी यूनिट खुद को रिपीट कर सकती है। तो मान लो हम यहाँ पर 3 प्लेस ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पर हम सैंपल की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, यानी 6 में से यहाँ पर। तो अगर पहले प्लेस पर हम देखें कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, तो 1 to 6 कितनी भी वैल्यूज यहाँ आ सकती हैं। यानी हम इसको 6 तरीकों से सैंपल की पहली वैल्यू को पॉपुलेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हम अपने सैंपल को रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6 तरीके से, और यहाँ पर भी 6। तो फॉर्मूला क्या बना? 6⁻³ अब 3 क्या था? सैंपल साइज, और 6 क्या था? पॉपुलेशन साइज। तो लीजिए आपका जनरल फॉर्मूला बन गया कि हाउ मैनी सैंपल्स आर कलेक्टेड व्हाइल वी यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये बात क्लियर होगी सबको? तो कितने सैंपल बने? n⁻n, कैपिटल n⁻, स्मॉल n। ये याद रखना आप, है ना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कितने सैंपल बनेंगे। अब बना के दिखाने की जब बात आएगी तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 111 से। तो ये थोड़ा सा हाई नंबर है, यानी 216, 216 इतने सैंपल बनेंगे। तो इसको बनाकर दिखाने वाला क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। अब आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हम जिस भी यूनिट को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे उसे दोबारा कभी भी सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल बनते हैं वो कितने बनते हैं? 6C3। कौन बताएगा 6C3 की वैल्यू? 15। सही है ना? 20 आएगा। यानी कि हमारे पास 3 साइज के कितने सैंपल सेलेक्ट होंगे? 20। तो अब आप 20 सैंपल यहाँ से ड्रॉ करके दिखाओगे।
ये 20 सैंपल्स का आप क्या निकालोगे, सैंपल मीन। कैसे ड्रॉ होंगे 20 सैंपल्स, जरा देख लेते हैं। तो हम एक छोटे से इसको थोड़ा सा और छोटा करके हम आपको सेट करके दिखा देते हैं। मान लो हमारे पास ये थी पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन का मीन निकालें एक्स बार तो कैसे आएगा, सबको ऐड कर लो। ये 10 आ रहा है ना, 10/4, ये हमारी पॉपुलेशन का मीन आ गया। अब जब तीन साइज का हम सैंपल लेंगे तो सैंपल कितने आएंगे, 4C3 यानी कि 4। तो लीजिए सैंपल बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 आ गया एक, फिर 1 2 4 आ गया, और एक आएगा 1 3 4, लास्ट वाला आएगा 2 3 4। इनके अलावा कोई और सैंपल बनेगा तो इन्हीं में से मिल जाएगा, इन्हें रिपीट कर जाएगा। अब अगर सैंपल का मीन निकालें हम, पहले सैंपल का मीन, तो क्या आएगा, तीन साइज का सैंपल था, इनको ऐड करेंगे, तो ये आ गया 6/3। नाउ x2 बार, सेकेंड वाले का मीन, सेकेंड वाले का मीन क्या आएगा, 7/3। और x3 बार क्या आएगा, 8/3। और लास्ट x4 बाई कितना रहेगा, 9/3। तो ये हमारे सैंपल्स के मीन आ गए। अब हमें प्रूफ क्या करना था, सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन। तो जैसे हम इनकी एक्सपेक्टेशंस लेंगे तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो इसकी पहली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, x1 बार। अब x1 बार के आने की प्रोबेबिलिटी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने सैंपल हैं, चार। इन चार में से कोई एक सैंपल हमारा सैंपल बनेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। देखो आप इस क्लास में जितने लोग हो, जब आप रैंडमली सैंपल सेलेक्ट करोगे तो इसमें से कोई भी आपका सैंपल बन सकता है, ठीक है। 1/4 x1 बार। जब सेकेंड पॉसिबल वैल्यू की बात करेंगे सैंपल मीन की, ऑल पॉसिबल वैल्यूज लेनी है तो पहली पॉसिबल वैल्यूज, दूसरी पॉसिबल वैल्यू ये होगी, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरीके से हम सबको लिखेंगे। तो जरा लिख कर देखते हैं, 1/4 कॉमन है, x1 बार की वैल्यू है 6/3, x2 बार की वैल्यू क्या है, 7/3, 8/3 एंड 9/3। आप जरा इसको ऐड करिए, सबके नीचे 3 है ना, तो 13, 21 एंड 30 मीन्स 30/3। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 10। और आपका पॉपुलेशन मीन क्या आया था, 10/4। तो देखा आपने कैसे हमने प्रूफ किया कि सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। व्हेन वी आर टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन देन वी ऑलवेज गेट पॉपुलेशन मीन। इसीलिए तो हम सैंपल मीन से हमेशा पॉपुलेशन मीन को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन जो छोटा सा मैंने करके दिखाया, हो सकता हो ये आपके पास 15 पॉपुलेशन के सैंपल के साइज के साथ आ जाए, या जैसे यहाँ 20 आ गया था सैंपल नंबर, तो 20 पे फिर आपको ये करके दिखाना होगा, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिट के डिवीजन की। तो हमारी जो यूनिट है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। पहली यूनिट में अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तैयार कर लेते हैं तो आपका ये यूनिट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से आया तो। लेकिन अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट का क्वेश्चन सिंगल नहीं आता है। आपसे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है वो ये है कि हम स्ट्रेटिफाइड में, स्ट्रेटिफाइड का नाम सबने सुन रखा है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कंपैरिजन करें किसके किसके बीच में, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी प्रोपोर्शनल, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी ऑप्टिमम, और वेरिएंस ऑफ वाई बार, इसको हम कहते हैं WOR, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। और प्रूफ करके दिखाएं कि जो सबसे कम होता है वो ऑप्टिमम का होता है, उससे बड़ा प्रोपोर्शनल का होता है, और सबसे बड़ा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का। ये प्रूफ सबने तैयार कर रखा कि नहीं, बताओ। हाँ बेटा, समझ में आए या ना आए अभी आपका काम है इसको याद कर लेना, ठीक। क्योंकि अब हम समझाने वाले नहीं है, क्योंकि अभी समझाएंगे तो और ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, ठीक। तो ये आपको अगर नोट्स में मिलता है तो आप जैसे तैसे इसको तैयार कर डालना, इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि हम तीन सैम्पलिंग लेंगे। एक लेंगे सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक में जो एस्टिमेटर होता है उसको y/SYS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक लेंगे स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में हम इसको y/ST से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हम लेंगे WOR। इन तीनों के रेशियो की बात की जाती है। तो इनका जो रेशियो आता है वो आता है 1n, 1/n, इस तरीके से इसका 1 आता है शायद, इसका
तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा बताओ। स्ट्रेटिफाइड, हाँ, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और WOR का जो रेशियो आता है। ए- ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का मेन रीजन ये होता है कि यहाँ पर आपने कोई पर्टिकुलर सैम्पलिंग पढ़ी कि नहीं पढ़ी फर्क ही नहीं पड़ता। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेटिफाइड भी ढंग से पढ़ा है, सिस्टमैटिक भी पढ़ा और विदाउट रिप्लेसमेंट भी पढ़ा। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करने जाते हो तो एक तो 100% आपको मिलने ही वाला है। इसके बाद सैम्पलिंग की अगर चर्चा करें तो सैम्पलिंग में आपके जो मेन प्रूफ आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग obtained an unbiased estimator for population mean and obtained its variance। तो आप इसके लिए एक एस्टिमेटर बनाओगे। एस्टिमेटर आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो या अगर अभी आप देख रहे हो तो वाई बार एस टी पॉपुलेशन मीन के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर बनता है। और फिर इस वाई बार एस टी के वेरिएंस का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला आता है, समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n WI² SI² समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आता है। और यहाँ पर होता है 1 - Ni -1/कैपिटल Ni। तो ये आपको तैयार करना है। स्टेटिफाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टेटिफाइड, सिस्टमैटिक और WR को पढ़ लिया तो पहली चीज़ तो ये दोनों प्रूफ भी आप तैयार कर लोगे। दूसरी चीज़ ये कि इनके पर्टिकुलर प्रूफ जो केवल सैम्पलिंग पर बेस्ड होंगे, जिनमें इनके वेरिएंसेस पूछे जाएंगे, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने इन 3 यूनिट्स, 3 सैम्पलिंग को ढंग से कर लिया तो पेपर आपका 60 मोर देन 60% कवर हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, 60% क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 5 में से 2 अब और बचेंगे। तो 2 के लिए हम आपको बस कुछ चीज़ें और बताएंगे, वो आपको देखनी होंगी। ठीक। वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी में आगे का काम होता है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी आपको निकालना होगा कौन से केस में, प्रोपोर्शनल केस में। और वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी आपको निकालना होगा कौन से केस में, ऑप्टिमम केस में। तो क्या आपको प्रोपोर्शनल और ऑप्टिमम केस पता है किसी को भी? चलो इस क्लास में हम आप नहीं, टफ कुछ नहीं, हम इस क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देते हैं, ठीक है। देखो, जब हमने वेरिएंस विदाउट रिप्लेसमेंट किया तो हमारा जो सैंपल मीन का वेरिएंस आता है वो आता है σ²/n। ठीक। फिर इसके बाद जब हम ये विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो वेरिएंस कैलकुलेट होकर आता है वो आता है ये। अब आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि σ² और S² के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक। σ² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n समेसन xi - x बार स्क्वायर, यानी सीधे सीधे कह लो पॉपुलेशन का वेरिएंस। लेकिन जब S² की बात करते हैं तो इसको मीन स्क्वायर एरर कहते हैं और इसके फॉर्मूले में बस एक चेंज आता है, 1/n - 1 हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू निकालें, किसकी, इसकी, तो ये कितनी आने वाली है, ये आने वाली है n - 1 S²। और सेम अगर यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये कितनी आने वाली है, n σ²। और ये दोनों वैल्यू थी किसकी, इसकी। तो ये तो दोनों में इक्वल है ना, हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप होती है σ² और S² के बीच में, ये आपको याद रखनी होगी। जैसे हम जब भी विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए विच सैम्पलिंग इज बेटर, ये आएगा क्वेश्चन कि प्रूफ करिए विदाउट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन विद रिप्लेसमेंट, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, जिस सैम्पलिंग का वेरिएंस कम आए वो सैम्पलिंग ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, बस हम वेरिएंस ऑफ वाई बार WOR से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेरिएंस ऑफ वाई बार विद रिप्लेसमेंट, और यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलने वाला है। तो जरा करके देखते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 - 1 और -1 n S²। अब इसकी वैल्यू जब S² के टर्म में आएगी तभी तो कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे S² के टर्म में निकालने के लिए हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, σ² की। σ² की वैल्यू क्या हो जाएगी, n - 1/n S²। और एक स्मॉल n यहाँ पहले से था। ठीक। तो ये लिख लेते हैं हम, n - 1 S² डिवाइडेड बाई n और n। तो पूरी क्वेश्चन से हम S² को कॉमन कर लेते हैं और इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। ये तो पहले से ही डिवीजन में है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन कैपिटल एन, ये बन जाएगा 1/स्मॉल एन विद साइन माइनस।
नेक्स्ट वन क्या बनने वाला है, 1/n, लेकिन इसका साइन क्या होगा, प्लस का। ये सबको क्लियर? तो अब ये और ये कैंसिल हो गए। बाकी जो बच रहा है उसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये बचा 1/n, n माइनस 1/n एस स्क्वायर। यहाँ से 1/n भी कॉमन करिए, तो अब क्या बचने वाला है, 1/n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 1/n n एस स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से सब लोग, n क्या है, सैंपल साइज। जब भी हमारी पॉपुलेशन कैपिटल एन साइज की होगी तो मुझसे स्मॉल एन साइज का एक सैंपल लेंगे, और सैंपल साइज अगर 1 के इक्वल आएगा तो ये 0 होगा, लेकिन जैसे ही सैंपल साइज 1 से बड़ा होगा ये होल क्वांटिटी क्या होने वाली है, लेस आर इक्वल टू 0। क्यों? सैंपल साइज 1 से बड़ा होगा तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। एस स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर एरर। ये स्क्वायर की वैल्यू उसका एवरेज है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉपुलेशन साइज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो 1-n लिखी है, ये जैसे ही n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा वैसे ही ये 0 या उससे छोटी हो जाएगी। और अब अगर जिसको हम लेकर चले थे उसको लेस आर इक्वल टू 0 लिखें तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू आर लेस आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार डब्ल्यू आर। क्या दिखा आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट का वेरिएंस विद रिप्लेसमेंट से क्या आया, कम आया ना। तो विच वन इज बेटर देन, विदाउट रिप्लेसमेंट इज बेटर देन विद रिप्लेसमेंट, ठीक। अब यही कंपैरिजन आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेटिफाइड में भी, तो स्ट्रेटिफाइड में भी आपको बताना होगा। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड के बारे में बताते हैं। आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी उसमें रहेगी। जैसे पूछेंगे आपसे व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, और इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग व्हाट वी डन, क्या करते हैं। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो कम वेरिएंस आया वो आया विदाउट रिप्लेसमेंट का। कितना आया, 1/n माइनस 1/n एस स्क्वायर। अब अगर कोई कहे कि इस वेरिएंस को और मिनिमाइज करो तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लिख देते हैं, जहां पर कैपिटल एस स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस। तो पॉपुलेशन के वेरिएंस को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में जैसा डेटा है हमेशा वैसा ही रहेगा, जब भी उसका वेरिएंस निकालेंगे तो जो आएगा वही हमेशा आएगा। लेकिन इससे चुना हुआ सैंपल जो कि कुछ वैल्यूज को लेकर बना है उसको हम कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसके वेरिएंस की बात कर रहे हैं, एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन जिससे एस्टिमेट होता है उसकी। इसके वैरिएंस को कम करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसको कम करें जो कि कर नहीं सकते, तो दूसरा काम ये है कि हम इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दें। यानी स्मॉल एन जैसे बड़ा होता जाएगा ये इंटायर क्वांटिटी छोटी होती जाएगी, और इसकी वजह से हम वेरिएंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन सैंपल साइज को ज़्यादा बड़ा करने का मतलब है हम अपनी कॉस्ट को भी बढ़ा रहे हैं और सैम्पलिंग में लगने वाला टाइम भी बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। तो फिर हम कैसे वेरिएंस को कम करें, अब एक नई टेक्निक आई जिसका नाम था स्ट्रेटिफिकेशन। इस स्ट्रेटिफिकेशन में होता क्या है, हम कैपिटल एन साइज की पॉपुलेशन को कुछ क्लासेस में बांट देते हैं। पहली क्लास में हमने n1 मेंबर ले लिए, दूसरी क्लास में n2 मेंबर ले लिए, इसी तरीके से हमने यहाँ पर मेंबर ले लिए nk। कितनी क्लासेस हमने बनाई, 1, 2 एंड k। इनको बांटने का क्राइटेरिया क्या था, हमने कहा कि एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में रखा जाए। सपोज हम स्टडी कर रहे थे इनकम पे, तो जब हम इनकम पे स्टडी कर रहे थे तो जितने लोगों की इनकम लो ग्रुप था, लो इनकम ग्रुप, उनको हमने यहाँ रख लिया। जिनका मिडिल इनकम ग्रुप था उनको हमने यहाँ रख लिया। जिनका हाई इनकम ग्रुप था उनको हमने इधर रख लिया। ऐसे करके हमने बहुत सारे डिवीजन बना लिए। तो इन डिवीजन का बेसिस क्या था, इनका बेसिस यही था कि एक क्लास में एक जैसे लोगों को आना। एक जैसे लोगों को हम कहते हैं होमोजीनियस, वैल्यूज लगभग एक दूसरे के आसपास होंगी। तो वी डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इनटू के स्ट्रेटा, इनको स्ट्रेटा कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी। हम इनको एक जैसा अलग अलग बांट दिए। अब हम जब सैंपल सेलेक्ट करेंगे स्मॉल एन साइज का तो क्या करेंगे, यहाँ से कितने लोगों को निकालेंगे, n1 लोगों को, यहाँ से n2 लोगों को, यहाँ से ni लोगों को, और यहाँ से nk लोगों को। इस तरीके से हम अपना सैंपल ड्रॉ करेंगे और इनको ऐड करते ही हमको पूरा सैंपल मिल जाएगा, जैसे इनको ऐड करते ही हमको पूरी पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन। अब इस स्ट्रेटिफिकेशन में जो
क्वेश्चन है कि कैसे हम पॉपुलेशन मीन वाई बार को एस्टिमेट करें। तो उसके लिए ये जो सैंपल लिया गया, यहाँ से हम एक एस्टिमेटर बनाते हैं, वाई बार एस टी। वाई बार एस टी होता क्या है? वाई बार एस टी इन सैंपल का, जैसे पहला सैंपल जो आया उसका मीन हो गया वाई वन बार, दूसरा सैंपल आया वाई टू बार, ये सैंपल आया वाई के बार, सॉरी वाई आई बार, और ये आ गया वाई के बार। तो इन सैंपल को इकट्ठा करके हम एक वाई बार एस टी एस्टिमेटर बनाते हैं। तो ये एस्टिमेटर क्या बनता है? एन आई अपॉन एन वाई आई बार, और समेशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू के। आपको अगर याद हो तो क्या सभी लोगों को एस्टिमेटर याद है इसका? ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई बार एस टी को। ओके। अब जब आप इसकी एक्सपेक्टेशन लोगे तो कैपिटल वाई बार के बराबर आएगी। ये प्रूफ आप देख लेना नोट्स में, है ना, ये आएगा। इसके बाद आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी। तो जो वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी निकल कर आता है पहला वाला, बस उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम वन टू के, यहाँ पर होता है वन अपॉन एन आई माइनस वन अपॉन एन आई, और डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर। जब ये सिंपल वाला वेरिएंस आ गया, ये सिंपल वेरिएंस मतलब ये किसी काम का नहीं है। क्यों? हम आपको एक नई तरीके की प्रॉब्लम बताते हैं स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड में जब हमने पॉपुलेशन से सैंपल साइज लिए, तो कौन सा रूल अपनाया कि किस वाले स्टेटा से कितना सैंपल हमको लेना है। इसके लिए हमने किसी रूल की बात की नहीं। तो जिसका जितना मन करे उतना ले ले। और ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल ले तो एन से बड़ा हो जाए, सैंपल ले तो एन से कम हो जाए। तो हमको सैंपल इस तरीके से चूज करना है कि इनका कोई ना कोई सेलेक्ट करने का रूल भी रहे, और सबको ऐड करने पर सैंपल साइज के बराबर भी आए। तो जब भी हम ये करने जाते हैं, यानी सैंपल सेलेक्ट करने जाते हैं डेटा से, इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। तो कुछ लोगों ने बताया कि सैंपल को हम प्रोपोर्शन में चूज कर लें। प्रोपोर्शन मीन समझते हैं आप? मतलब जो स्टेटा जितना बड़ा हो उससे उतना ज़्यादा सैंपल लें, जो जितना छोटा हो उससे हम उतना कम सैंपल लें। तो अब ये जो प्रोपोर्शनल जब भी हम लेते हैं, तो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। इसको हमने के नाम दे दिया, कैपिटल के, या कुछ और दे दो, के यहाँ पर यूज है ना, हम इसको नाम दे देते हैं आर थोड़ी देर के लिए। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब आर की वैल्यू कहाँ से आए? तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड, या हम कोई इक्वेशन यूज कर लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास जो एन की इक्वेशन है वो कैसे बनी, एन वन एन टू डॉट डॉट एन क्यू को मिलाकर। ये तो हमको पता ही है कि सैंपल हर स्टेटा से आए और उसको ऐड करने पर सैंपल साइज के बराबर आना चाहिए। ठीक। तो एन वन की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या होने वाली है, आर एन वन। एन टू की वैल्यू क्या होगी, आर एन टू, प्लस डॉट 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 यहाँ से हो जाएगी आर एन के। अब हम पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच रहा है, एन वन प्लस एन टू प्लस डॉट डॉट एन के। फिर इसको देखें तो ये क्या बन गया, पॉपुलेशन, यानी n इक्वल टू क्या आ गया, आर एन। और हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, n अपॉन एन। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो डिराइव हो गया। अब हम इसको यहाँ अगर पुट कर दें तो हमको एक फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला। अब हम जब सैंपल ड्रॉ करेंगे तो इस फार्मूले के थ्रू ड्रॉ करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको 100 का एक पॉपुलेशन दे दिया गया और बता दिया गया कि पहले स्टेटा में 30 लोग हैं, दूसरे स्टेटा में 40 लोग हैं, और तीसरे स्टेटा में 20 लोग हैं, और लास्ट वाले में 10। और आपको ये भी बताया गया कि आपको 20 साइज का एक सैंपल सेलेक्ट करना है। बताइए, अगर हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन यूज करें तो किस स्टेटा से कितने साइज का सैंपल लेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है तो आपके लिए करना बहुत आसान होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एन वन की वैल्यू निकालोगे। फार्मूला क्या बनेगा, एन अपॉन एन। एन मतलब सैंपल, कैपिटल मतलब पॉपुलेशन। 20/100 करते ही क्या बन गया, 1/5। तो ये 1/5 आ गया। और कैपिटल एन वन यानी पहले स्टेटा का साइज था 30, यानी हमने यहाँ से कितना सैंपल सेट किया, 6। एन टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। एन थ्री की वैल्यू क्या आएगी, 4। और एन वन की वैल्यू आएगी 2।
अब अगर आप सबको जोड़ो तो 20 बन चुका है। 14, 18 एंड 2, यानी 20 साइज का सैंपल हमने सेलेक्ट कर लिया। इस एलोकेशन को नाम क्या दिया? प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक। तो अब आप जानेंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस निकालिए, यानी ये वाई बार एस टी जो हम पहले निकाल चुके थे, अब हम इसको उस केस में निकालेंगे जब हमारा एलोकेशन प्रोपोर्शनल हो। तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर जो स्मॉल एन आई है इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। बहुत आसान है, नोट्स में देखोगे आप सीख जाओगे। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन का फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से डराइव होकर आ जाएगा। ये बन गया प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस, यहाँ तक प्रूफ आता है। और आगे जाने के लिए हम एक एलोकेशन और है, यानी एनआई को चूज करने का एक दूसरा मेथड। तो देखिए दूसरे मेथड से एनआई कैसे चूज हो रही है, और इसको नाम क्या दिया गया? प्रोपोर्शनल एलोकेशन के बाद इसका नाम दिया गया नेमन एलोकेशन। तो नेमन एलोकेशन क्या होता है ये भी जान लीजिए। नेमन एलोकेशन में हम एनआई को सिर्फ कैपिटल एनआई के प्रोपोर्शन में नहीं रखते हैं, इसके साथ साथ एक टर्म और लेते हैं जिसको हम एसआई कहते हैं। ये एसआई क्या है? जो भी हमारा स्टेटा बना था, अगर हम इसका मीन स्क्वायर एरर या वेरिएंस निकालें तो इसको हम कहते हैं एसआई। एनआई यानी इसका साइज था पॉपुलेशन का, और एसआई क्या है? इसका वेरिएंस। तो अब की बार स्मॉल एनआई को चूज करने के लिए हमने जो रूल अपनाया वो ये अपनाया। तो बस अगर आपको ये रूल याद है तो आप प्रोपोर्शनल और नेमन एलोकेशन का सारा क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक। नेमन एलोकेशन को ही बाद में क्या नाम दिया गया? ऑप्टिमम एलोकेशन। अच्छा, ये आया कहाँ से, इसके पीछे भी वजह है, लेकिन अब हम उसका डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कि ये क्यों लिया गया। ठीक, वो बात की बात है। अब हम कैसे सैंपल सेलेक्ट करने वाले हैं। तो अब की बार हमारे मान लो तीन स्टेटा दिए हैं, ये कैपिटल एन वन साइज है, ये कैपिटल एन टू है और एन थ्री है। हमको इनकी वैल्यूज भी दी गई हैं, 20, 30 एंड 40। तीन स्टेटा थे हमारे पास। साथ ही साथ हमको इनके एस वन भी दिए गए हैं, 2, 4 एंड 6। और अब आपसे कहा जा रहा है कि चूज करिए यहाँ से सैंपल। सैंपल का साइज हमको पहले से पता होगा, दिया जाएगा। मान लो हमसे 15 साइज का सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कहा गया। कैसे करेंगे? ऑप्टिमम एलोकेशन से। तो सबसे पहला काम वही, हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर एक क्या लगा देंगे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्स ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाकर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे, आर हमने लगा दिया। ठीक। ये आ गया एन आई और एस आई। फिर समेसन अप्लाई कर देंगे, या फिर वही एक ही रूल कि हम n की वैल्यू n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट nk में वैल्यूज पुट कर दें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आर एन वन एस वन, फिर आर एन टू एस टू। सिमिलरली आर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में जो आने वाला है वो आएगा आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई एस आई, और यहाँ से स्मॉल एन। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, स्मॉल एन अपॉन समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई और एस आई। अब आप फिर से यहाँ से एन आई की वैल्यू को लिख सकते हो। क्या लिखोगे? आर की वैल्यू को पुट करते हुए। तो ये एन आई और एस आई तो पहले था, और साथ में एक आर, तो आर की वैल्यू स्मॉल एन समेसन एन आई और एस आई। बस ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। अब आप ऑप्टिमम एलोकेशन के थ्रू सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। एन वन की वैल्यू क्या आएगी? 15 हमारा सैंपल का साइज था। यहाँ एन वन रखेंगे, एस वन रखेंगे, और यहाँ पर समेसन एन वन इंटू एस वन, एन आई इंटू एस आई। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे ये आ गया मल्टीप्लाई में 40, ये कितना आ गया? 120, और ये आ गया 240। इनको ऐड कर लो, ये लगभग 400 आ रहा है ना? चेक करो जरा, आ रहा है ना 400? समेसन एन आई एस आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 400। एन की वैल्यू थी 15, एन वन और एस वन ये आ गया 40। जरा सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है? 1.5। तो 1.5 को हम अप्रोक्सीमेटली 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से हमने 2 साइज का सैंपल ले लिया। इसके बाद एन टू की वैल्यू निकालेंगे,
N3 की वैल्यू निकालेंगे। तो N2 की वैल्यू क्या आने वाली है? 15 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 400। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आए, जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 4.5, यानी यहाँ से हम 5 साइज का सैंपल ले लेंगे, है ना। अब बच रहा है N3। तो N3 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, और सबका सम स्मॉल n के बराबर आना चाहिए, यानी 15 के बराबर। ठीक है, तो N3 को करते हैं, क्या आएगा? 15 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 400। 360 और ये 40, तो ये आ गया 9। अब आप जरा देखो, यहाँ से आपका 2 आया था, यहाँ से 5 आया था, कितना हो गया? 7। अब और कितना आ गया यहाँ से? 9। 9 और 7 कितना हो रहा है? 9 और 7 हो रहा है 16। आपको कितना सैंपल लेना था? 15 साइज का। तो जिन 0.5 को हमने 1 1 बनाया है, वो 2 बार ऐसा किया है, तो इनमें से किसी एक को स्किप करके आप 15 साइज का सैंपल बना सकते हो। तो जो पहला वाला है वहां से 2 ले लो, क्योंकि सिंगल आएगा, और यहाँ पर 5 आ रहे थे तो यहाँ पर 4 ले लो, काम हो जाएगा, है ना। तो 2 4 और 9, तो आपका 15 साइज का सैंपल सेलेक्ट होकर आ जाएगा इस रूल से। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो डिस्प्यूटेड नहीं होंगे, मतलब इस तरीके के नहीं होंगे जिनमें ऐसा दिखे कि 15 का लेना था और 16 आ गया। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं कि आप कैसे यहाँ से सैंपल सेलेक्ट करोगे, तो ये आपको कर लेना है। सारा रूल हमने आपको समझा दिया है। जब एन आई की ये वाली वैल्यू जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी, एन आई एस आई समेसन एन आई एस आई, अगर आप फिर से वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपका ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी ऑप्टिमम। इसके बाद कंपैरिजन वाले रूल्स को आपको तैयार करना होगा। तो ये क्लियर हो गया सबको? हमने अपने क्लास में कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाए थे जहां पर स्ट्रेटिफाइड से सैंपल लेने की बात की गई हो, है ना। तो चलिए अब जल्दी से हम पेपर देख लेते हैं ना। देखिए, डिफाइन सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैम्पलिंग फ्रेम, ये सब क्वेश्चन आते थे कंपलसरी में। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनके कई पार्ट मिलाकर बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं, लेकिन अब समय इतना नहीं है। एक्सप्लेन वाई रैंडम नंबर 00 एंड 99 आर ओमिटेड फॉर सेलेक्टिंग अ सिंपल रैंडम सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 14। क्योंकि अब समझाने का समय नहीं है, हम आपको जो बता रहे हैं बस उतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। सारी सैम्पलिंग का जो एक सार होता है, यानी एक इंट्रोडक्शन, वो आप तैयार करके जाइएगा, ताकि कोई भी सैम्पलिंग ऐसी आ जाए जिसमें आपका कोई क्वेश्चन मैच ना कर रहा हो तो थोड़ा बहुत लिख पाओ। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर। तो ये हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि अगर ये आता है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉस्ट फंक्शन इन सैम्पलिंग। तो कॉस्ट फंक्शन आप इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे तो आपको एक पेज का मिल जाएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉस्ट फंक्शन कुछ होता नहीं है, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए जो पैसा खर्च करें, कि उसको किस आधार पे खर्च करते हैं। तो मान लो हमने एक स्टेटा से N1 साइज का सैंपल लिया, और इस N1 साइज के सैंपल को लेते समय हर एक यूनिट पे हमारा C1 खर्च आया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया इसमें? N1 C1। इसी तरीके से N2 C2, N3 C3 डॉट डॉट डॉट, के स्टेटा थे तो N के C के। जब इनका हम टोटल करते हैं तो इसको लिखते हैं समेसन Ni और Ci। इट मीन्स दैट Ni इज द कॉस्ट ऑफ सेलेक्टिंग Ci is the cost of selecting Ni samples from the ith stratum, और समेसन करेंगे तो टोटल कॉस्ट। इसके अलावा एक कॉस्ट और लिखते हैं जिसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। जैसे सैंपल सेलेक्ट करने का खर्चा अलग है, कुछ और खर्चे हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे किसी जगह पर जाने के लिए कन्वेंस, तो वो कांस्टेंट होता है, इसको कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बनता है वो इस तरीके का बनता है। तो आप थोड़ा सा भी इंटरनेट पे देखोगे इसके बारे में, तो कॉस्ट फंक्शन आप अच्छे से लिख दोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताने वाले थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर। देखो, इसका कॉन्सेप्ट आसान है, एक ही बार में आप इसको पकड़ भी लोगे और एग्जाम में आएगा तो कर भी दोगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
छोटा भी है। जब भी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से पैरामीटर का डिफरेंस लेते हैं तो हम इसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। किसकी? एस्टिमेटर टी की। अगर हमको ये पता चल जाए, सॉरी हमने यहाँ पर एक चीज़ गलत की, हम यहाँ टी माइनस थीटा लेंगे, यानी एस्टिमेटर से किसका डिफरेंस लेंगे? पैरामीटर का। अगर हम ये कह ले, एक कंडीशन इम्पोज कर दें, एक्सपेक्टेशन टी इक्वल्स टू थीटा, एक्सपेक्टेशन टी इक्वल्स टू थीटा, तो इस केस में टी थीटा का बन गया अनबायस एस्टिमेटर। और अब जो हम डिफरेंस लेते हैं वो लेते हैं टी माइनस एक्सपेक्टेशन टी की, यानी थीटा की जगह पे इसका अनबायस एस्टिमेट पुट कर दिया। तो इस केस में हम इसको बायस कहते हैं, बायस ऑफ टी। एमएससी की बात अभी नहीं आएगी, ठीक है। ये जो होता है ये बायस होता है। तो दो तरीके से, जब अनबायसनेस हो तो ये बायस, और जब अनबायसनेस ना हो तो ये बायस। एक था स्टैटिस्टिक्स और एक था पैरामीटर। अगर हम इस बायस का एक्सपेक्टेशन लें और स्क्वायर वैल्यू करें, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे और एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये कहलाता है वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टी। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करें और इसकी एक्सपेक्टेशन लें तो ये कहलाता है एम एस ई ऑफ टी। तो वेरिएंस टी और एमएससी टी में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इनके बीच के रिलेशनशिप की। कैसे इनके बीच का रिलेशनशिप आएगा? रिलेशनशिप जानने के लिए आप पहले बायस के बारे में थोड़ा सा जान लो। जब भी टी की एक्सपेक्टेशन थीटा के बराबर आती है तो हम कहते हैं टी इज अनबायस फॉर थीटा। अगर ऐसा ना हो तो हम कहेंगे टी इज बायस्ड फॉर थीटा। जब बायस कहेंगे और अगर हम थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो एक ऐसी क्वांटिटी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाती तो बन जाता अनबायस। इसकी वजह से अनबायसनेस नहीं आई, तो इसी को हम नाम दे देते हैं किसका? बायस, बायस ऑफ टी। बस अब बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की। तो सपोज हम एमएससी से स्टार्ट करते हैं। अगर हमको एमएससी का फॉर्मूला पता है, जो कि अभी अभी हमने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स से पैरामीटर का डिफरेंस, इसके स्क्वायर वैल्यू का एक्सपेक्टेशन, ये कहलाता है मीन स्क्वायर एरर। हम इसमें एक टर्म ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या? एक्सपेक्टेशन टी हमने इसमें ऐड कर दिया और एक्सपेक्टेशन टी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ठीक। देखिए, तो पहला वाला क्या बनेगा? टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, और ए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा और बाहर वाली एक्सपेक्टेशन लग गई इस पे। दूसरा वाला क्या बनने वाला है? दूसरे वाले को देखो हम क्या नाम दे सकते हैं? बायस ऑफ टी। तो ये बन गया एक्सपेक्टेशन बायस ऑफ टी होल ऑफ स्क्वायर। टू ए बी की बात करते हैं। तो टू ए बी में टू टी माइनस एक्सपेक्टेशन टी आएगा और एक साथ में आएगा बायस ऑफ टी, और इस पे लगेगी एक्सपेक्टेशन। तो अगर बायस टी की वैल्यू हमें पता हो तो एक्सपेक्टेशन सीधे इस पे ऑपरेट होगी, और जब एक्सपेक्टेशन इस पे ऑपरेट होगी तो ये क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन। और इसकी एक्सपेक्टेशन मतलब एवरेज वैल्यू, ये हमेशा क्या आता है? जीरो। तो अब एक रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हुआ, क्या? कि मीन स्क्वायर एरर ऑफ एस्टिमेटर, ये किसका फार्मूला बन गया? वेरिएंस ऑफ टी का। और यहाँ पर बायस एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर अगर हम चलें तो इसकी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, बायस टी स्क्वायर। ये एक रिलेशन डेवलप हुआ किसके बीच में? मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस के बीच में। अगर ये बायस जीरो हो जाए तो बायस के जीरो होने का एक ही मतलब है कि एक्सपेक्टेशन टी और थीटा बराबर हो जाए, तो दोनों फार्मूले क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ऊपर वाले फार्मूले में आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों में डिफरेंस बस इसी जगह पे है, यहाँ थीटा और यहाँ एक्सपेक्टेशन टी। अगर ये दोनों सेम तो दोनों फार्मूले भी सेम। तो क्लियर हो गया सबको ये बात? हाँ, ठीक। चलो पेपर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सैम्पलिंग वर्सेस कंप्लीट एनुमरेशन। तो आपको पता है सैम्पलिंग क्या है, उसके फायदे क्या है, आपको इसमें उसके एडवांटेज बताने होंगे। सैम्पलिंग के फायदे सब लोग जानते हो, टाइम रिडक्शन होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, और एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्योंकि वर्कलोड कम हो जाता है। कंप्लीट एनुमरेशन
के रिस्पेक्ट में इनको बताना है, और फिर कंप्लीट एनुमरेशन के भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्वेश्चन यूनिट 1 का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप? तो दोनों सैम्पलिंग को बताओ, उनके बीच में डिफरेंसेस को। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में सबसे बड़ा तो फर्क यही है कि हम यूनिट को विदाउट में रिपीट नहीं करते हैं, जबकि विद रिप्लेसमेंट पे रिपीट कर सकते हैं, है ना। और हर एक वैल्यू के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी विद और विदाउट में इक्वल होती है। दूसरा, इनके वेरिएंसेस की भी इसका डिफरेंस बताओ। आगे लिखा गया, ऑब्टेन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर यानी कैपिटल वाई बार का, एंड वर्क आउट द सैम्पलिंग वेरिएंस इन बोथ द केसेस। और दोनों केसेस में आपको इनके वेरिएंसेस के बारे में बताना है। तो अभी दोनों वेरिएंस हमने आपको लिख के दिखाए थे, डिराइव आपको करना है एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन जरा देखिए आप यूनिट 2 का, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। थोड़ी सी लैंग्वेज आई, आपसे पूछा गया स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है। डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज इफ द टर्म्स दिस आर नेग्लिजिबल। अब आपको ये वाला प्रूफ करके दिखाना है, एडवांटेज भी डिस्क्राइब करना है, और अगर ये टर्म नेग्लिजिबल हो, एन एच अपॉन कैपिटल एन एच, तो ये प्रूफ करके दिखाना है। ये प्रूफ आपको मस्ट है तैयार करना है, ठीक है। ये ऑप्टिमम प्रोपोर्शनल और रैंडम वाला है, और ये आता कितना है, 1/n, 1 and n, ये आता है इसका रेशियो, ठीक है, याद रखना, प्रूफ करके दिखाना आप। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आप अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो छोड़ सकते हो, नहीं तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तैयार कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 यूनिट तैयार करने का मतलब आपके 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद जो यूनिट 3 है, इसमें 2 मेथड हैं, रेशियो एंड रिग्रेशन। तो रेशियो रिग्रेशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट इनके एस्टिमेटर्स थोड़ा सा याद करने में हमें परेशान करते हैं, और इनके डेरिवेशन में एरर का कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसकी भी दिक्कत आपको अगर है तो छोड़ना, अदरवाइज रेशियो रिग्रेशन में एक तैयार करके जाना, एक आपको पक्का है मिलेगा जरूर। क्लस्टर सैम्पलिंग भी इसी यूनिट में है, तो क्लस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर भी आप देख लेना। टोटल आप, हाँ हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 में क्लस्टर पक्का आएगा। अब कंपलसन नहीं है कि इस यूनिट से एक करना है, तो आप कोई 5 में क्लस्टर को हमेशा मिल जाएगा क्लस्टर, ठीक। जो चौथी यूनिट है वो है 2 स्टेज और डबल स्टेज की या डबल फेज की। तो इन दोनों के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर आए तो लिख पाओ। रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं एग्जाम में। तो अगर दिक्कत है तो आप छोड़िए, अदरवाइज देख सकते हो तो देखिए इनको, है ना। देखने में फिर एक कर लीजिए 2 स्टेज, और एक डबल फेज है, दोनों में से एक को कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका नाम लगभग एक जैसा है, तो आइए हम इनके डिफरेंस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लस्टर सब लोग जानते हो ना। देखो, चौथी यूनिट में एक को हम कहते हैं 2 स्टेज, और एक को कहते हैं 2 फेज, ठीक। इसी को हम 2 फेज को कहते हैं डबल सैम्पलिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। 2 स्टेज सैम्पलिंग जुड़ी है क्लस्टर सैम्पलिंग से। इसमें क्या होता है, सबसे पहली स्टेज पे हमको जितने क्लस्टर मिलते हैं, क्लस्टर में हम 2 केस पढ़ते हैं, इक्वल साइज क्लस्टर एंड अनइक्वल। हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है इक्वल साइज क्लस्टर, यानी हमने इक्वल साइज क्लस्टर के 4 क्लस्टर ले लिए। तो पहले स्टेज पे हम करते क्या हैं, इन क्लस्टर्स में से कुछ को सेलेक्ट करके सैम्पलिंग करते हैं। यानी स्टेज 1 पे हमने क्या किया, मान लो यहाँ पर कैपिटल एन क्लस्टर थे, यहाँ से हमने स्मॉल एन क्लस्टर को ले लिया। तो सपोज दैट यहाँ पर 20 क्लस्टर थे, जिसमें से हमने 4 ले लिए अपने सैंपल में। 4 क्लस्टर जो आते हैं वो पूरे पूरे आएंगे, इनमें कोई डिवीजन नहीं। जैसे ये क्लस्टर सेलेक्ट हुआ तो इसमें जितनी वैल्यूज हैं सारी हमको लेनी पड़ेंगी। स्ट्रेटिफिकेशन और क्लस्टर में यही डिफरेंस है, यहाँ पर जो सेलेक्ट होता है वो पूरा आता है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में जो सेलेक्ट होता है उसमें से कुछ ही लिए जाते हैं, स्मॉल एन आई। ये स्टेज 1 कहलाता है। जब तक स्टेज 1 पे हम रहते हैं तब तक हमारी सैंपलिंग का नाम क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग। लेकिन अब अगर हम इन सिलेक्टेड क्लस्टर्स में से हम कुछ को, सिर्फ कुछ को अपने सैंपल में लें, हर सिलेक्टेड क्लस्टर में से, तो ये स्टेज नंबर 2 होता है। और जब हम इस तरीके की सैंपलिंग को लिखते हैं या करते हैं तो इसको कहते हैं 2 स्टेज सैंपलिंग
डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? लैंग्वेज पढ़ोगे अब समझ में आ जाएगा। आते हैं डबल सैम्पलिंग या टू फेज सैम्पलिंग पे। ये सैम्पलिंग जुड़ी है रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड से। कैसे? रेशियो रिग्रेशन में आपका मेन टास्क ये होता है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। रेशियो रिग्रेशन में हमारी सैम्पलिंग में कभी कभी हमको सीधे सीधे ये नहीं कहते कि पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट निकालो, कभी कभी कहते हैं कि रेशियो का एस्टिमेट निकालो। जैसे कि हम ये कहें कि इंडिया में मेल फीमेल का रेशियो क्या है, इसका एस्टिमेट चाहिए। तो इस तरीके के केसेस में हम रेशियो सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, रिग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक। यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं सैम्पलिंग, तो क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी वेरिएबल लेकर चलते हैं। ऑक्सिलरी वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज क्लोजली रिलेटेड विद द मेन वेरिएबल। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में समझाते हैं, मान लो हमको इनकम इनकम पे स्टडी करनी है, तो लोग अपनी इनकम को सही नहीं बताते हैं। तो इनकम की स्टडी करने के लिए हम एक इससे जुड़ा हुआ वेरिएबल लेंगे एक्स, इसको हम कहेंगे लिविंग स्टैंडर्ड। तो अगर हमको किसी की इनकम के बारे में पता करना हो तो हम क्या पता करें, उसका लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब उसका घर कैसा बना है, उसके घर में साइज उसका घर का कैसा है, कितना बड़ा है, गाड़ियाँ उसके पास कौन सी हैं, उसके खर्चे कैसे हैं। तो अगर हमने लिविंग स्टैंडर्ड को देखा तो हम एक अप्रॉक्सीमेट इनकम का आइडिया लगा लेंगे और फिर हम इनकम पे स्टडी करेंगे। तो हमने इनकम की स्टडी करने के लिए एक वेरिएबल का सहारा लिया, इसका नाम पड़ गया ऑक्सिलरी वेरिएबल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ऑक्सिलरी वेरिएबल। ठीक। तो अब दो वेरिएबल हमारे पास हो गए। कभी कभी होता क्या है, जो भी पॉपुलेशन हमको दिया होता है उसमें हमको स्टडी तो वाई की करनी थी, लेकिन ऑक्सिलरी वेरिएबल एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम इस कैपिटल एन साइज के पॉपुलेशन से एक बड़ा सैंपल लेते हैं, स्मॉल एम साइज का, और इस वाले सैंपल पर हम केवल एक्स की स्टडी करते हैं बस। आफ्टर दैट जो ये वाला सैंपल था, यहाँ से फिर एक सैंपल लेंगे स्मॉल एन साइज का। एन हमेशा एम से छोटा होगा। एन साइज का ये सैंपल आया। अब जब हमने इस वाले पे कैपिटल एक्स की स्टडी कर ली, तो यहाँ से लिया हुआ सैंपल पे हमको एक्स की सारी वैल्यूज पता है। और अब हम इस सैंपल पे किसकी स्टडी करेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वाई की स्टडी। और ये काम दो फेज में हुआ। फेज वन में हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सिलरी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन ली, selecting a large preliminary sample from the population. After that, we select a small sample from the selected preliminary sample and studied about the main characteristics y. तो ये हुआ फेज टू। तो फेज वन फेज टू में ये है, और जबकि टू स्टेज में क्लस्टर से रिलेटेड सैम्पलिंग है वो। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेना, डेरिवेशन इनके टफ हैं। अगर तैयार हैं आपके पहले से तो ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज तैयार करना हो तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्टैटिफाइड, सिस्टमैटिक, तीन करके जाइए, पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, आते हैं इस पर। नेक्स्ट पेपर आ गया। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो एक ही पेपर में है। अगर आप नेक्स्ट पेपर को देखोगे तो आपको वही क्वेश्चंस रिपीट होकर मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे। तो मैक्सिमम हमने आपको बताया है। अब इन्हीं को बेस बनाकर आप अपनी तैयारी करिए और पेपर को दीजिए, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन? देखो बेटा, दे, ये हाँ, आने के चांसेस हैं, क्योंकि रेशियो अगर आएगा तो ये भी आ सकता है ना। तो इसको अगर आप समय रहते तैयार कर पाओ तो करना, नहीं तो जितना बताया है इसमें से जितना हो पाए वो सब कर लेना। ठीक है, क्योंकि रेशियो वाले को अगर आप छोड़ रहे हो तो छोड़ ही दो। अगर आधा अधूरा करोगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन तैयार कर पाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नोटेशन को बिना समझे सैम्पलिंग में इतने ज़्यादा नोटेशन से कि रट पाना मुश्किल है जब तक आप उनको समझो नहीं। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया है, आप इस पे ध्यान दो जरा। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट प्लेसमेंट सो दैट वेरिएंस ऑफ दिस, यानी वेरिएंस को डेराइव करिए। इसके आगे का पार्ट देखिए, वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। आगे है, वेरीफाई इट बाई कंसिडरिंग सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 नंबर्स 2 3 6 8 एंड 11। अब इसको आप तैयार कर लेना, है ना। कहो तो हम इसको करवा दें अभी। वैसे आप सब कुछ कर लोगे, इसमें पॉपुलेशन का साइज है, सैंपल का साइज है। वेरिएंस ऑफ वाई बार को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो है एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर कैसे आएगा? एस स्क्वायर का फॉर्मूला किसी को पता है?
एस स्क्वायर है क्या, अच्छा बताओ। चलो मैं बताता हूँ। नहीं बेटा, वो कैपिटल एस स्क्वायर होता है, यहाँ पर स्मॉल एस। हाँ, ये जब फॉर्मूले में आएगा तो यही रहेगा, ठीक है। हम बताते हैं आपको। देखिए, चलो हम इस तरफ आकर बताते हैं इसको। यहाँ पर आपको जो पॉपुलेशन का साइज दिया गया, वहां से एस स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो एस स्क्वायर का वही फार्मूला जो भी हमने आपको बताया, 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो कितने साइज का था ही आपका पॉपुलेशन, 5 साइज का था। देखिए, ये 2 3 6 8 11, तो सबसे पहले इनका एक्स बार निकाल लो, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर करके ऐड कर लेना, एस स्क्वायर आ जाएगा। बाकी कैपिटल एन स्मॉल एन सब आपको दिए हुए हैं, पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का देखो, क्वेश्चन ये आया, इसमें पूछा भी गया है, वेरिएंस ऑफ दिस एस्टीमेट अंडर प्रोपोर्शनल एंड नेमन एलोकेशन। नेमन मतलब ऑप्टिमम, ठीक। तो वेरिएंस को भी निकालना है, तो ये वाला तैयार करो, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चंस रिपीट ही होंगे, अब आगे हम चलेंगे तो पेपर में। इतना आप तैयार करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर के बाद। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हाँ, बोलो। डबल करना, डबल करोगे तो रेशियो रिग्रेशन भी थोड़ा सा तैयार हो जाएगा उसके साथ। टू स्टेज में क्या है ना, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस का एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपको उस पर कमांड है तो फिर टू स्टेज पे जाना। अगर आप सिर्फ रटना चाहते हो तो रटने के लिए टू स्टेज ज़्यादा आसान है ना। हाँ। नहीं, अगर आप ये मतलब उसको मेमोराइज कर लो, तो मेमोराइज करने में टू स्टेज अच्छी है क्योंकि वो छोटी है। लेकिन रेशियो रिग्रेशन आसान है बट लेंदी है ना। तो टू स्टेज देख लो, टू स्टेज बेटर है आपके लिए। इस समय मेमोराइज ही करना है, उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लो बस, अनबायस एस्टिमेटर की, वेरिएंस की, दो चीज़ों की, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन। चलो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।